अमेरिका में नहीं होगा। ये कभी भी अमेरिका में नहीं हो सकता। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है कि यूके के लोग क्या सोचते थे? क्या उन्हें लगा था कि उनका देश इस्लामिस्टों द्वारा कब्जा लिया जाएगा, जो उनके इलाकों की कम उम्र लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण करेंगे? क्या तुम्हें लगा था कि इस्लामीकरण सचमुच ताज पर कब्जा कर लेगा? क्या यही तुमने सोचा था कि यूके को ऐसा ही होने की उम्मीद थी? क्या तुम्हें लगता है कि इसी वजह से यूके ने इतने अवैध प्रवासियों को आने और अपने धार्मिक विश्वास लाने दिया, जो बिल्कुल भी यूके की व्यवस्था और ब्रिटिश तरीके से मेल नहीं खाते? क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने सोचा था कि उनके देश पर इस तरह कब्जा हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। ये है असली खबर। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, और यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, न्यूजीलैंड, अफ्रीका या यूरोप के किसी भी और देश के लोग आपको यूके में जो हो रहा है उसे देखना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। काश कह सकती कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ, लेकिन अफसोस, एक भी बात बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है। यूके के शहरों पर एक योजनाबद्ध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, और अगर आप नहीं चाहते कि आपके शहर पर भी इसी तरह की योजनाबद्ध तरीके से कब्जा हो जाए, तो यूके ने जो गलतियां की उनसे सीखें और सतर्क रहें। एक दिन आप मुझे धन्यवाद कह सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? नहीं। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मेरा के आपकी होस्ट। ये सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम अब और सहन नहीं करेंगे और हमें विश्वास है कि पश्चिम की रक्षा की जानी चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम की रक्षा होनी चाहिए, तो हमारे साथ जुड़े। आप सही लोगों के बीच आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, खुद को तैयार कर ले। ये थोड़ा भावनात्मक रूप से तीव्र होता है। लंदन का वो हिस्सा जिसे अब पहचाना नहीं जा सकता। आप हैरान रह जाएंगे। पश्चिम का इस्लामीकरण सच है। तो एक तरफ हमारे पास हमारी सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसका हमारे खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारे पास फिलिस्तीन है। नहीं, हम एक सहिष्णु देश हैं। पश्चिमी दुनिया बहुत सहिष्णु है। इस्लामवादी इसे समझते हैं और हमारी आज़ादी का हमारे खिलाफ उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ पाकिस्तान में है। जो लोग नहीं जानते, ये है रेबल न्यूज के साथ कैम हिग्बी और वाइसक्रैक 24 के स्टीफन, जिनसे आप सभी को अब तक बहुत अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए, क्योंकि वे यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है उसे उजागर करने का शानदार काम कर रहे हैं। और कैम हिग्बी खुद में एक बेहतरीन पत्रकार है, जो इन जगहों पर जाकर हमें वहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि वे झूठ जो मीडिया हमारे लिए फैलाने की कोशिश करता है। अब क्या ये यूके के हर एक शहर में हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये हर शहर में नहीं हो रहा, लेकिन इतने शहरों में हो रहा है कि आपको बहुत चिंतित होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो देखते रहिए। सच में मैं असभ्य हूँ। मैं हाल ही में लंदन, इंग्लैंड गई थी, टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित विशाल रैली यूनाइट द किंगडम की रिपोर्टिंग करने के लिए। मुझे वहां जल्दी भेजा गया क्योंकि कीर स्टारमर ने सिर्फ असहमति की वजह से विदेशी कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और पत्रकारों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था, जैसे कोई अच्छा कम्युनिस्ट करता है। और आप इसे शनिवार को फिर देखेंगे, एक ऐसी रैली में जो इस विविधता भरे शहर और देश को डराने और धमकाने के लिए बनाई गई है। जो लोग नहीं जानते, ये कीर स्टारमर है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो ये वही हैं जो यूके को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह अकेले नहीं, पहले भी कई लोग वही साधारण काम कर चुके हैं, लेकिन अब ये यूके को बर्बाद कर रहे हैं। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अपनी गलतियां मानने और या तो इस्तीफा देने या उन्हें बदलने और सुधारने की कोशिश करने के बजाय वे बस उन सभी लोगों को चुप करा देंगे जो ये कहने की हिम्मत करते हैं कि कीर स्टारमर, मुझे लगता है आप में कुछ समस्याएं हैं। वास्तव में कोई भी जो कुछ भी कहने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जो लोग विदेश से रिपोर्टिंग करने आते हैं। जो लोग नहीं जानते थे, रिबेल न्यूज से अवी अमीनी और एजरा थे। ये सब व्यक्ति थे। ईवा, ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर लोगों का इंटरव्यू लेकर घटनाएं साझा करने में विश्वास रखते हैं, शायद ये कहते हुए कि उन्हें लोगों को वापस भेजना एक अच्छा विचार लगता है, यानी उन लोगों को हटाना जो वहां बाहर है। छोटी बच्चियों को ग्रूम करना ऐसा कुछ है जिसे कोई सभ्यता कभी करने के बारे में नहीं सोचेगी, जैसे कि एक स्वस्थ सभ्यता बाल यौन अपराधियों को जेल में डालती है। शायद आपको उन लोगों को हटाना चाहिए जो आपके देश को नष्ट करने के इरादे से आ रहे हैं। खैर, ये सारी बातें एक जैसी थी, तो इस आदमी ने तय किया कि टॉमी रॉबिन्सन के इस बड़े विरोध प्रदर्शन से, जो उसकी नीतियों के खिलाफ हो रहा था, से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों से कह दिया जाए कि वे आ ही नहीं सकते।
यही उसका हल था, ना कि उनकी बात सुनना और मानना कि शायद उनकी बात में दम है, बल्कि सीधा कहना कि नहीं, आप पर प्रतिबंध है। इसी वजह से ये लेबर सरकार उस कार्यक्रम के लिए अति दक्षिणपंथी भड़काने वालों को ब्रिटेन आने से रोक देगी। जमीनी स्तर पर मेरा लक्ष्य सीधा था, बड़े पैमाने पर आप्रवासन के परिणामों और लंदन के कुछ इलाकों में आए बदलावों का दस्तावेजीकरण करना, कुछ मामलों में पहचान से परे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने फ्रांस में 2024 के संसदीय चुनावों के दौरान देखा था। यह स्पष्ट रूप से घेटोकरण है और यह इस बात का संकेत है कि एकीकरण विफल हो गया है। सिर्फ एक याद दिलाने के लिए उन सभी लोगों को जो कह रहे हैं लेकिन मुझे सहानुभूति है और मैं नस्लवादी नहीं हूँ और मैं नहीं मानती कि आपको पूरे धर्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये किसी धर्म पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं है। ये एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन पर प्रतिबंध की बात है जो समाज में घुलने मिलने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर आप अपने धर्म के साथ आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं मुझे अपने धार्मिक कार्य करने दो, लेकिन कृपया आप भी, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, मैं आपके समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपका समाज बहुत अच्छा है और मैं इसे और बेहतर बनाना और विकसित करना चाहती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है, अपने धर्म के साथ आइए। हालांकि अगर आप आकर ये कह रही हैं कि मेरे पास ये धार्मिक विश्वास है जो असल में एक राजनीतिक विश्वास है, लेकिन इसे धार्मिक रूप में पेश किया गया है ताकि आप मेरे खिलाफ कुछ भी कहने में बुरा महसूस करें, और मुझे समाज में घुलने मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल मैं न सिर्फ समाज में घुलना मिलना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपके समाज को बदलना चाहती हूँ और आपको भी अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। यहीं से समस्या शुरू होती है दोस्तों। बस एक छोटी सी दिक्कत है, समझना होगा। क्या बात साफ है? नाम क्या है? मंगली। फ्रेंच? नहीं, बंगाली। सिर्फ बंगाली? बंगाली। सबसे तेज। मैं सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस वीडियो का ऐसी किसी भी विश्वास प्रणाली से कोई संबंध नहीं है जो इस तरह की बातें बताती हो। ये यूके में हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है, ये स्पेन में हो रहा है, ये इटली में हो रहा है, ये जर्मनी में हो रहा है, ये लगभग हर जगह हो रहा है सिवाय पोलैंड के। ये एक बहुत 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 बड़ा समस्या है। ये नस्लवादी होने के बारे में नहीं है, ये अंदर आ रहे लोगों को रोकने के बारे में है, जो मूल रूप से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह के एकीकरण को रोक दो और इसके बजाय इन लोगों को हमारे धर्म में धर्मांतरित कर दो। मुझे इससे समस्या क्यों नहीं है कि हम किसी देश में आमिश समाज या यहूदी सभ्यता देखें जो लगभग ऐसी ही दिखती है। वे बहुत यहूदी या आमिश दिख सकते हैं अगर वे दूसरों को अपनी सोच में शामिल नहीं करना चाहते, पर अंग्रेजी संस्कृति में योगदान देने और शामिल होने में रुचि रखते हैं, तो यह अच्छा है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से घुलने मिलने वाले नहीं हैं, तो मेरे लिए ये एक समस्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो वाकई बहुत दिलचस्प और शानदार है, हमारे प्रायोजकों से एक छोटी सी बात। क्या तुम अब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हो? क्योंकि शायद ये तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, खासकर जब शरीर में कोलेजन कम है। तुम कहोगी कोलेजन? हाँ, मैं भी हैरान थी क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही स्थिति में थी और मुझे भी ये एहसास नहीं था कि 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कोलेजन बनना कम हो जाता है, हर साल 1 से 2% तक। और मुझे भी सालों से जोड़ों में दिक्कतें रही हैं। मैंने कई सप्लीमेंट्स आजमाए, लेकिन नेटिव पाथ ग्रास फेड कोलेजन ने सब बदल दिया, क्योंकि यही त्वचा टाइट, हड्डियां मजबूत और जोड़ स्वस्थ रखता है। ये अजीब स्वाद वाला नहीं, क्योंकि पानी या कॉफी में घुल जाता है। हजारों यूजर्स ने भी बेहतर त्वचा, नींद और कम दर्द का अनुभव बताया। तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं और इस शो को सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है नेटिव पाथ हमारे स्पॉन्सर बनेंगे, स्पेशल बंडल ऑफर और फ्री शिपिंग के साथ। तो जाएं getnativepath.com/मीदा पर। ये है getnativepath.com/MEIRA। इसे बिना किसी जोखिम के आजमाएं 365 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ। स्पॉन्सरशिप्स इस चैनल को संभव बनाती हैं। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने देखा। चलिए जल्दी से इस पागलपन भरे एपिसोड में वापस चलते हैं। और व्हाइट चैपल में स्टीफन थॉमसन, विसेग्राड 24 के संस्थापक, और कैम हिग्बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक स्वतंत्र पत्रकार के साथ। ईस्ट लंदन एक पारंपरिक श्वेत श्रमिक वर्ग का इलाका था। आप इसे यहाँ की वास्तुकला में देख सकते हैं। अभी हम सेंट्रल लंदन में हैं। यहाँ भव्यता, बेहतर वास्तुकला और ऊंची किराए के मकान दिखते हैं जो ईस्ट लंदन में नहीं मिलते।
ईस्ट लंदन मजदूर वर्ग के रिहायशी मकानों से भरा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मध्य व पूर्वी यूरोप के यहूदी आए और फिर 50 के दशक से ये लंदन के सबसे बहुसांस्कृतिक और सबसे विविध इलाकों में से एक बन गया। खास तौर पर बंगाली सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं। पिछली जनगणना के अनुसार वे निवासियों के लगभग 30 से कुछ ज्यादा प्रतिशत हैं। अधिकांश बंगाली मुस्लिम हैं और यहाँ हर जगह मस्जिदें हैं। और आपके पास अपार संपत्ति की नजदीकी है क्योंकि सिटी ऑफ लंदन और कैनरी वॉर्फ पास हैं। तो एक तरफ आपके पास इस तरह की खुद बनाई गई घेटो जैसी स्थिति है जहां मुस्लिम उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। इलाका और मोहल्ला लगातार इस्लामी रन में रनता जा रहा है और यही स्थिति नगर परिषद में भी दिखती है। वहां एक भी श्वेत अंग्रेज व्यक्ति नहीं है। ये तो पागलपन है। एक भी श्वेत व्यक्ति नहीं है। एक भी नहीं। अच्छी बात है, इस महिला ने सिर नहीं ढका है। कितना दुर्लभ है। वो टावर हैमलेट्स के काउंसलर हैं। हाल ही में फिर से चुने गए। लॉर्ड मेयर पहले भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए थे और उन्हें 10 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, जो अब खत्म हो गया है। अब वे फिर से लॉर्ड मेयर चुने गए हैं और बंगाली हैं। स्थानीय काउंसलरों में से अधिकांश बंगाली हैं, लेकिन इसमें बड़ी विडंबना है कि जब आप देखते हैं तो आप वॉकी टॉकी बिल्डिंग देख सकते हैं, आप घेरकिन देख सकते हैं, आप इन सभी गगनचुंबी इमारतों को देख सकते हैं। तो यहाँ एक द्वंद्व है। एक तरफ अत्यधिक गरीबी और व्हाइट चैपल के बड़े हिस्से और बड़े क्षेत्र का घेटोकरण है। यहाँ तक कि व्हाइट चैपल स्टेशन पर स्टेशन का नाम अंग्रेजी में है और उसके ठीक बगल में बंगाली में भी लिखा है। एक मजेदार तथ्य, पहले मुझे लगा वो अरबी है, लेकिन अब मैंने खुद को काफी शिक्षित कर लिया है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात है जिसे नोटिस करें। देखिए, वे इस जगह में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सही है, वे यहाँ नहीं आना चाहते। वे इसके आसपास के इलाकों में जा रहे हैं ताकि वे बढ़ते जाएं और धीरे धीरे कब्जा करते जाएं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बंगालियों के किसी खास इलाके में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या वे यूके में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे यूके के नागरिक बनने और समाज में योगदान देने वाले सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वे कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही आप सड़क के पार या सड़क के आगे देखते हैं, आप इन ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों और पूरे लंदन की जबरदस्त वित्तीय संपन्नता को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पाकिस्तान का यूनाइटेड किंगडम में हैं। अगर उपनिवेशीकरण कहीं है तो यही है। आप चाहें तो स्नैक्स जमीन से उठा सकते हैं। यहाँ कई अच्छे पाकिस्तानी कपड़े हैं। हमारे पास बच्चों के खिलौने हैं। टावर हैमलेट्स में माहौल तीसरी दुनिया जैसा था। सड़क पर बाजार लगे थे। आपको ऐसे सुंदर पुराने इंग्लिश बिल्डिंग्स मिलती हैं और उनके सामने ऐसा लगता है जैसे कोई कचरे का ढेर हो, लेकिन वो असल में एक बाजार है और वहाँ नकली लुई विटॉन बैग्स और गुची बैग्स बेचे जा रहे हैं। अभी यूनाइटेड किंगडम में श्वेत आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 2065 तक श्वेत ब्रिटिश लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फा को देखें तो आपको वो पिरामिड दिखेगा जहाँ श्वेत ब्रिटिश लोगों का प्रतिशत मिलेनियल्स में कम है, जेन जी में और भी कम है और जेन अल्फा में उससे भी कम है पिछली पीढ़ियों की तुलना में। तो हम शायद 82% हैं पिछली बात के अनुसार। यूके अभी 82% श्वेत ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन जेन अल्फा के मामले में ऐसा नहीं है, जो निश्चित रूप से 82% श्वेत ब्रिटिश नहीं है। ये बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आप इसे बर्मिंघम में देख सकते हैं, आप इसे ब्रैडफोर्ड जैसे स्थानों में देख सकते हैं, आप इसे लूटन टाउन जैसे स्थानों में देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 11 शहरों और कस्बों में श्वेत ब्रिटिश अब अल्पसंख्यक हैं। लंदन में भी सिर्फ 1/3 लोग श्वेत ब्रिटिश हैं। जैसे जैसे वो कम अंग्रेजी होती जा रही है, इंग्लिश लोग वहां से जा रहे हैं। इसमें श्वेत लोगों का पलायन भी है। याद रखिए, हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि बहुत सारे लोग किसी देश में आकर उसे और बहुसांस्कृतिक बनाते हैं। हालांकि हमें खास तौर पर नहीं लगता कि ये काम करता है। अमेरिका विभिन्न रंगों और स्थानों से आए प्रवासियों से बना है। ये अच्छा था क्योंकि सभी का एक जैसा विश्वास था, स्वतंत्रता, अमेरिकी मूल्य, और वे उन्हीं मूल्यों के तहत घुल मिल गए। यहाँ कुछ अलग है। ये इंग्लैंड को गोरा बनाए रखने की बात नहीं है, किसी को इसकी खास परवाह नहीं। ये तथ्य है कि ब्रिटिश मूल्य रखने वाले लोग अक्सर गोरे होते हैं, क्योंकि वे मूल अंग्रेज हैं। वे वही लोग हैं जिनकी संस्कृति और परंपरा को इस नई चीज से दबाया जा रहा है, जो कहती है हमें आपकी परवाह नहीं, हम यहाँ उपनिवेश बनाने आए हैं। आओ इस जगह को उपनिवेश बनाओ और इसे अपनी जगह बना लो। बहुत बहुत अलग। जब आप किसी देश में आते हैं और उस देश के मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो ये बात कि आप अलग संस्कृति के साथ आते हैं बहुत सुंदर है। इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाइए, उन्हें जोड़िए और आप कुछ ऐसा बनाते हैं जैसा कि अमेरिकन ड्रीम है। अगर आप किसी संस्कृति में घुलने मिलने में कोई रुचि नहीं रखते, तो असल में उपनिवेश बनाते हैं। ये और तेज होता जाएगा जब तक इसे रोकने और पलटने के लिए कुछ नहीं किया जाता।
और जाहिर है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सबसे आक्रामक लोग निश्चित रूप से मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं, जो सिर्फ मोहल्लों को घेटो नहीं बनाते। उनकी एक अनलिखित नीति है, लेकिन एक इस्लामीकरण की नीति है, जिसमें मोहल्लों को ऐसे इलाकों में बदल दिया जाता है जहां कोई भी जो मुस्लिम नहीं है, जो इस्लाम नहीं मानता, उसका स्वागत नहीं किया जाता। और वास्तव में अगर वे कैमरा लेकर उनसे बात करने आते हैं तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाएगा। आज ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। वास्तव में मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली थे। मुझे लगता है कि यह स्थिति बदल सकती थी। ये ऐसा भी हो सकता था। आपने संभालिया। आपको YouTube के विज्ञापन नापसंद हैं, तो उनका मतलब क्या है कि ये ऐसा हो सकता था? हम अभी पता लगाने वाले हैं। हम ईस्ट लंदन मस्जिद की शूटिंग कर रहे थे, जो लंदन की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से है और यूके की कुछ मस्जिदों में से है जहां अजान दी जाती है। दिन में 5 बार इमाम साहब मीनार पर चढ़ेंगे, या जरूरी नहीं कि मीनार पर चढ़ें, लेकिन माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे और मीनार में स्पीकर लगे होंगे और वे अजान देंगे। मैं सच में दिलचस्पी रखती हूँ, क्योंकि हम सब इस बात के आदी हो गए हैं कि इस्लामवादी लोग इतनी तेज अजान देते हैं जिससे सबको परेशानी होती है। लेकिन लाउड स्पीकर के आने से पहले वे क्या करते थे? क्या ये कोई नई बात है? क्या ये कुछ नया है, जैसे कि चलो हमारे शहर में आकर अपना वर्चस्व दिखाए? या ये चीज पहले कभी थी ही नहीं, या हमेशा से थी? शायद उनके पास लाउड स्पीकर बनाने का तरीका था। किसी को आइडिया है? कमेंट्स में बताएं। हम वहां दोपहर की नमाज के समय थे और हम मस्जिद के बाहर उमड़ी हुई भीड़ को फिल्मा रहे थे। मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी मुस्लिम समुदाय को समा सके, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम बाहर नमाज पढ़ रहे थे और हम अपने कैमरामैन के साथ फिल्मा रहे थे। फिल्माते समय एक कार पास आकर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकी। उसमें बैठे आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम विसेग्राड 24 हो, नरसंहार का बचाव करने वाले और जानवर हो। और मैं उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हम आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे आपसे यह पूछकर खुशी होगी कि लंदन में मुस्लिम होने का अनुभव कैसा है, बहुसांस्कृतिकता के बारे में, टावर हैमलेट्स में रहने के बारे में। यह आदमी मुझे लगातार गालियां देता रहा और जब वो मुझे गालियां दे रहा था और मैं वहां बहुत शांत खड़ा होकर पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे शांतिपूर्वक बात कर सकूं, तभी ईस्ट लंदन मस्जिद से लोग निकलने लगे। उन्होंने शोर सुना और मुसलमानों का बड़ा समूह दौड़ता हुआ आया, जिसमें वो अल्जीरियाई युवा भी था जिसने सबसे बुरी बातें चिल्लाईं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ये सुन रहे हैं, मुझे ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। दौड़ते हुए आ गए। सेल्फ केयर अब और भी ताज़ा हो गई है ना? विडंबना है। लगता है जैसे ये इंग्लैंड है। हम आम लोगों के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, फिर भी वे नहीं खरीद रहे। कुछ अल्जीरियाई, वो छोटा लड़का जिसने सबसे बुरी गालियां दी, खासकर जब उसे पता चला कि वाइसेग्राद 24 एक व्यापक रूप से हमास विरोधी मीडिया मंच है और मोटे तौर पर इजराइल समर्थक भी है। वो इजरायली सरकार के सदस्यों की हत्या और यहूदियों का एक एक करके सिर काटने की इच्छा जताकर गालियां देने लगा। हमें सोचना चाहिए कि वे इजराइल के खिलाफ इतनी जुनून क्यों रखते हैं। आखिर वजह क्या है? सच कहूं, हमने इस पर काफी बात की है। वो अल्जीरिया से था। मैंने भी कुछ समय अल्जीरिया में बिताया है। एक अल्जीरियाई को इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे ये बात क्यों परेशान करती है? मैंने उसे अपने बारे में बताया तो बातचीत तल्ख हो गई। उसने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन इजराइल सुनते ही बदल गया। क्या आप नाइजीरिया से हैं? हाँ, कृपया, आप क्या कहने वाले? वो यही है। नहीं, ये आदमी चिल्ला रहा है, ये प्रतिनिधित्व नहीं करता। आपका क्या मतलब है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। टॉम रॉबिन्सन वो विरोधी है, वो सबका विरोधी है, सबका विरोध करता है। मुझे नहीं पता, अगर मैं टॉम रॉबिन्सन को पकड़ लूं, हाँ जानते हो, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं टॉम रॉबिन्सन, मैं तुम्हारी धुनाई कर दूंगा। हाँ, लेकिन एक मिनट रुको। अगर मैं टॉमी रॉबिन्सन को पकड़ लूं, ठीक है? नहीं, अगर मैं टॉमी रॉबिन्सन को पकड़ लूं तो मैं उसकी धुनाई कर दूंगा, ठीक है? बस इतना ही मैं कह रहा हूं। इस्लाम, सलाम, इस्लाम, सबका सम्मान करो, हर रंग का सम्मान करो। इस्लाम परफेक्ट है, हम नहीं। सलाम। क्या आप चाहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम एक मुस्लिम देश बने? ये मुस्लिम देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम मुस्लिम देश नहीं है। हम यहाँ कब्जा करने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपने खूबसूरत धर्म को फैलाने, शांति फैलाने और प्यार फैलाने आए हैं। बस इतना ही मेरे भाई, बस इतना ही। सच में आप यहाँ सिर्फ शांति और प्यार फैलाने आए हैं और कहते हैं टॉमी रॉबिन्सन की जय हो। ये शांति और प्यार फैलाने का थोड़ा अजीब तरीका नहीं है, आपको नहीं लगता? क्या आप चाहेंगे कि हर कोई मुस्लिम हो? क्या मैं चाहूंगा कि हर कोई मुस्लिम हो? हम नहीं चाहते, हम इसे ईसाई देश बनाना चाहते हैं। सच में? हाँ। क्या आप चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ कैमरे पर बात करने के लिए तैयार होंगे? मैं इसकी सराहना करता हूँ। देश का कौन सा हिस्सा? ये एक ईसाई देश है। इस देश का कौन सा हिस्सा है? ईसाई? ये एक ईसाई देश है। इस देश का कौन सा हिस्सा ईसाई है? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों सोचता हूँ कि ये एक ईसाई देश है? ये ईसाई क्यों है? देश यूनाइटेड किंगडम एक ईसाई देश क्यों है? आइए शुरुआत राजशाही से करें, है ना? राजशाही, जिसे आप जानते हैं भगवान द्वारा अभिषिक्त की गई है। बिल्कुल ईसाइयों के अनुसार।
तो इस मायने में कि क्या अंग्रेज लोग ईसाई हैं? क्या आप यही सवाल पूछ रहे हैं? मैं तर्क दूंगा तो इस पर मेरी राय होगी। मैं मुसलमानों की तारीफ करता हूं कि नहीं? आप नहीं करते। बिल्कुल करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक चैनल ढूंढा है, क्या तुम मुझे बोलने दोगे? मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। तुम्हारा चैनल क्या है? तुम्हारा चैनल क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। शायद तुम जूता फेंक सकते हो, क्या है वो? वाइस क्या? मुझे फिलिस्तीन को आजाद करना है। दिखाओ दिखाओ, 1 2। आजाद फिलिस्तीन को आजाद करो, आजाद 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 करो फिलिस्तीन। डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान स्टीफन थॉमसन, विसेग्राड 24 के संस्थापक, मस्जिद में नमाज के समय शूट कर रहे थे। तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे जुमे की नमाज के बाद बाहर आए। सैकड़ों लोगों ने घेर लिया, गालियां दी, हिटलर की सलामी दी और चिल्लाए कि हम यहूदियों का एक एक करके सिर काट देंगे। ये क्या बकवास है? स्टेफन यहूदी नहीं है, उनके पास सिर्फ दिमाग है। वे जानते हैं कि कम आईक्यू वाले फिलिस्तीन का और सोच समझ वाले इजराइल का समर्थन करते हैं। इनमें फर्क क्या है? तुम अपने आदमी के पास जाओ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा आदमी तुम्हें देख नहीं सकता भाई। इजराइल भार में जाए। फिलिस्तीन को आजाद करो, चोर को बर्बाद करेंगे। मैं सोच रही हूँ, क्या आप लोग कल्पना कर सकते हैं अगर इस आदमी का सामना मान लीजिए बीबी नेतन्याहू के लोगों से हो जाता, आप जानते हैं उनके सुरक्षा गार्ड से, तो क्या वो ऐसा होता? इजराइल की जय, बिग ब्लू, मैं अब यूनाइटेड का हिस्सा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, बस एक हल्का सा शक है कि ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सभी को याद दिला दूं कि नहीं, ये कतर या अल्जीरिया नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में है और ये जल्द ही अमेरिका में भी आने वाला है। पैलेस्टाइन जिंदाबाद, पैलेस्टाइन आजाद नहीं होगा। आदमी को एक एक करके सिर कलम कर दिया जाएगा। तुम गंदे यीशु, हमारे पास पैलेस्टाइन है। क्या आप लोग जानते थे ये? वो शायद यहूदी है, ये आदमी भी हो सकता है। मजेदार तथ्य, मेरा मतलब है एक हिटलर सलाम। शानदार, बड़ा क्लासी। आप जानते हैं, बड़ा क्लासी। जिस व्यक्ति को आपने यहूदियों का सिर काटने की बातें चिल्लाते हुए और नाजी सलाम करते देखा, उसका नाम मोहम्मद हाशिद है। उम्र 18 साल। उसे बाद में गिरफ्तार किया गया और नस्लीय विद्वेष से प्रेरित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा चलाया गया। फिर उसकी सुनवाई तक जमानत पर रिहा कर दिया गया, जो 16 जून को तय हुई है। आइए अनुमान लगाते हैं कि मुकदमे में क्या होगा। शायद कुछ ऐसा कहा जाएगा, असल में ये नस्लीय द्वेष से जुड़ा मामला नहीं था। ये विशेग्राद 24 की गलती थी कि वे अंदर गए। मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, लेकिन मैंने स्टेफन को बहुत ही विनम्र, अच्छे, सभ्य, दिलचस्प और बातचीत में रुचि रखते हुए देखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इजराइल या यहूदियों पर कुछ नहीं कहा। उनसे पूछा गया कि क्या यूके ईसाई देश है, तो उन्होंने मुसलमानों का सम्मान करने की बात कही। बस इतना ही हुआ। अब मुझे आपसे पूछना है मेरे दोस्तों, इन दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान लगता है? इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति ऐसा लगता है कि उसे सच में पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है? इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति ऐसा लगता है जिसे आप अपने समाज में रखना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा है जिसे आप नहीं चाहेंगे? अब अगर आपका जवाब है कि आप ऐसे युवा पुरुषों को नहीं चाहते जो ऐसे दिखते हैं, ऐसे बात करते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं, तो ठीक है। अगर आप उस घुंघराले बालों वाले, नाजी सलामी वाले की बात कर रहे हैं, तो बढ़िया, आपको अमेरिका के लिए लड़ना है। अगर आप उस सुनहरे बालों वाले, अच्छे से बोलने वाले यूके के आदमी की बात कर रहे हैं, तो आपको अमेरिका में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्लामवादियों से नहीं लड़ेंगे तो ऐसे लोग जल्दी इस धरती से गायब हो जाएंगे। धन्यवाद।